आज हम इकोनॉमी खंड से जुड़ा हुआ इकोनॉमी के सेक्शन से जो चीज जुड़ी हुई है हम आज उन पर चर्चा करेंगे। अभी ई रूपी जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, सीबीडीसी। तो देखिए, ये सीबीडीसी या फिर ये जो ई रूपी है जिसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। तो हम ये समझेंगे ई रूपी क्या होता है, सीबीडीसी क्या होता है, क्यों लाया गया, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं और दूसरे देशों में क्या स्टेटस है, और हम उसके बाद इसके निष्कर्ष पे जाके हम आपको पूरे वो सारी चीजें हम शामिल करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपके हाथ में एक नोट होता है, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो या 500 का हो। तो आपके पास जो नोट है आपके पॉकेट में है या आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं, ये है फिजिकल करेंसी, ये होता है नोट। और नोट जब किसी दूसरे लोगों के हाथ में जाता है तो गंदा होता है, और वो जब चलता है तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि वह गंदा भी होता है, फट भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में नोट जो होता है वो कभी कभी कारण बनता है अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी का, जिसे हम काला धन कहते हैं। कहीं भी अगर आपको भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ पैसे देने हैं तो आप कैश पैसा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेरर फाइनेंसिंग होता है, आतंकवादियों के लिए होता है, या मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ये सब समस्याएं जो हैं, और ये सब समस्याएं तो हैं, और एक समस्या और भी है, वो है आज के समय में आपको पता होगा कि जो बिटकॉइन होता है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन जो होता है एक वर्चुअल करेंसी है, मतलब आप इसको हाथ में नहीं देख के देख सकते हैं, ये वर्चुअल है। अब जो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जिसको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो वो जो तस्वीर आपको दिखती है, पिक्चर आपको दिखती है, वर्चुअल दिखती है, साक्षात नहीं होती है। उसी तरीके से जो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, वो वर्चुअल होती है। अब वर्चुअल करेंसी जो होती है, जैसे कि बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का जो व्यापार है, ट्रेड है, या इसके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें सेंट्रल बैंक की भूमिका नहीं होती है, और इसमें कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस काफी हो सकते हैं, लोगों को रिस्क हो सकता है। और बिटकॉइन से होता यह है कि ये वर्चुअल चूंकि करेंसी है, तो ऐसे में जब लोग बिटकॉइंस की तरफ जाएंगे तो क्यों ना बिटकॉइन को फेस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम एक दूसरी तरीके का क्रिप्टो करेंसी लेके आए। तो आप भूमिका समझ चुके होंगे कि क्या क्या परेशानियां हैं। एक तो जब नोट छपते हैं, प्रिंटिंग होता है, तो उसमें कॉस्टिंग भी बहुत आता है। तो इसका एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है आपका, वो है ई रूपी या फिर सीबीडीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अभी आरबीआई ने जो है 1 नवंबर को इसको लॉन्च किया है। अब इसकी जो घोषणा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपने जो बजट है 2022 का, उसमें अनाउंस कर दिया था ऑलरेडी। तो ये अभी जो लॉन्च हुआ है, तो ये जो ई रूपी है, या जिसे हम सीबीडीसी कहते हैं, ये एक कह सकते हैं कि ये डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। मतलब इसको आप एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा, ये डिजिटल है, ये वर्चुअल है, जैसे बिटकॉइन होता है। तो मैंने आपको समझाया कि बिटकॉइन की जैसा ये क्रिप्टो करेंसी है, जो कि सरकार के द्वारा मान्य है, जो कि आरबीआई के द्वारा है, आरबीआई के द्वारा इस पर कंट्रोल रहेगा। ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? अगर हम मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये कागज का टुकड़ा है, अगर इस कागज के टुकड़े पे 500 रुपए लिख दिए जाए आरबीआई के द्वारा, उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इसे हम फिएट मनी कहेंगे, फिएट मनी। और जो फिएट मनी होती है, सरकार इसको जो है ऑथराइज करती है, और जो भी इस पे वैल्यू लिख देगी, उस वैल्यू की वो करेंसी हो जाएगी। तो ये जो फिएट मनी है, जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो ई रूपी है या फिर जो सीबीडीसी है, ये डिजिटल फॉर्मेट में है।
ठीक है, ये वर्चुअल फॉर्मेट में है। तो आप ये समझ चुके होंगे अभी तक कि वर्चुअल करेंसी क्या होता है, सीबीडीसी क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है। अब ये कितने प्रकार के हैं, तो ये दो टाइप के हैं। एक आपका जो है वो आपका सीबीडीसी रिटेल सीबीडीसी है। रिटेल सीबीडीसी का मतलब क्या हो गया, ये रिटेल का मतलब हो गया, कह सकते हैं कि रिटेल जो सीबीडीसी है और दूसरा जो सीबीडीसी है वो है होलसेल सीबीडीसी। ठीक है, दो सेगमेंट है, सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल। होलसेल सीबीडीसी जो है अभी लॉन्च किया गया है, यही सेगमेंट अभी लॉन्च किया गया है, क्योंकि होलसेल सीबीडीसी जो है ये अभी आपके जो 9 बैंक इसके लिए ऑथराइज किए गए हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वही ट्रांजैक्शन अभी कर पाएंगे। क्या मैंने बताया, होलसेल सीबीडीसी यही अभी लॉन्च किया गया है, इसका भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और ये जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 9 बैंक रिकॉग्नाइज की गई हैं, जैसे कि HSBC है, HDFC है, कोटक महिंद्रा है, ICICI बैंक है, SBI है। तो इस तरीके से जो टोटल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो इस तरीके से टोटल 9 बैंक जो है इनको जो है इसके लिए ऑथराइज किया गया है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई कि ये अभी होलसेल कह सकते हैं सीबीडीसी लॉन्च किया गया है, लेकिन आगे 1 महीने बाद जो है रिटेल सीबीडीसी जो है वो लॉन्च किया गया है। लेकिन ये कुछ ही लोकेशन पे होगा, सभी जगह नहीं होगा, क्योंकि अभी पायलट प्रोजेक्ट में है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कुछ स्पेशल लोकेशन पे। अब पहले इसको टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, बाद में फिर उसको जो है पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि जो होलसेल कह सकते हैं कि जो सीबीडीसी है वो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, लेकिन जो रिटेल सीबीडीसी है ये आम जनता के लिए है, ये लोगों के लिए है, रिटेल सीबीडीसी। तो ये 2 प्रकार का है जैसे मैंने समझाया। अब सवाल ये उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे, इसके क्या एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट क्या है। पहली बात तो इसका प्रॉफिट ये है कि इससे जो ब्लैक मनी है, क्योंकि इसके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो पहले से कह सकते हैं लेजर में होंगे, और ये वर्चुअल जो लेजर होगा उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इससे ब्लैक मनी मतलब जब फिजिकल करेंसी नहीं होगी, जब लोग ट्रांजेक्शन डिजिटल फॉर्म में करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्लैक मनी पर रोक लगेगी। आप बोलेंगे कि सर हमारे पास यूपीआई का हम पेमेंट करते हैं, हम फोन पे चलाते हैं, हम गूगल पे चलाते हैं, लेकिन ये सब जो माध्यम है जो यूपीआई से आप ट्रांजेक्शन करते हैं ये कहीं ना कहीं फिजिकली ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा करने के बाद पैसा आपका फिजिकली है, वो बैंक में है, इसलिए आप उसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यूपीआई और डिजिटल करेंसी में काफी अंतर है। डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल में है, लेकिन यूपीआई जो आप यूज कर रहे हैं ये वर्चुअल में नहीं है। तो मैं आपको फायदे बता रहा था। तो पहला फायदा मैंने आपको ये बताया कि ब्लैक मनी पे लगाम लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने देखा होगा कि यूपीआई के समय जो ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और इसके लिए जो है अकाउंट की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो जो सीबीडीसी कह सकते हैं कि जो होलसेल सेगमेंट है वो अकाउंट बेस्ड है, और ये जो है टोकन बेस्ड है। यहाँ पर एक सबसे खास बात ये है कि जो ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन फास्ट होंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको इसके बारे में इसके फायदे बताए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वित्तीय समावेशन को इससे फायदा मिलेगा। नोटों की जो प्रिंटिंग लागत आती है, कॉस्टिंग आती है, वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लॉजिस्टिक भी उसमें होता है, तो वो भी नहीं होगा इससे। साथ ही साथ इसमें जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती हो मिलेगी, एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर लगाम लगेगी। साथ ही साथ जो है आप जो रुपया है आपका रुपया जो है उसको आप वॉलेट में भी रख सकते हैं। ये बिना इंटरनेट के भी होगा, ये आपको समझना है, बिना इंटरनेट के भी होगा। और यहाँ पे सीधे जो है कह सकते हैं सीधे आप ट्रांसफर कर सकते हैं डिजिटल करेंसी को, और ये सीधे जो है जो लाभार्थी हैं जिनको ये मिलना चाहिए उनको डायरेक्टली आप उनको भेज सकते हैं। चैलेंजेस यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, और डिजिटल डिवाइड जो इंडिया में है वो भी एक चैलेंज है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी,
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीबीडीसी है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दूसरे कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरे कंट्रीज में आपको बताना चाहूंगा जो सीबीडीसी है वो सबसे पहले 2020 में बहामास से चालू हुआ, और नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पूरे देश में सीबीडीसी जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो लागू है। और भी देश जैसे कि चाइना है, ईस्ट कैरिबियन कंट्रीज हैं, वो भी इसकी तरफ जो है फोकस कर रहे हैं। आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि जो जमैका की जो डिजिटल मुद्रा है उसे हम जेमडेक्स कहते हैं। अभी तक जो डिजिटल मुद्रा, जो डिजिटल करेंसी है, वो लगभग 10 कंट्रीज जो है उसको लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ऐसी स्थिति में रशिया पे सैंक्शन लगाए हुए हैं या ईरान पे सैंक्शन तो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब सैंक्शन लग जाते हैं तो हम इंटरनेशनल ट्रेड उन देशों के साथ नहीं कर पाते हैं जिनके साथ हम करना चाहिए। जैसे कि रशिया है, रशिया पे अभी प्रतिबंध लगे हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, और हमें होता ही है कि हमें जो कह सकते हैं कि जो हम क्रॉस ट्रांसनेशनल जो है हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे देशों को, जब हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, और हम डॉलर के द्वारा ही हम उसको पेमेंट को कर पाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है वो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि यूएस है, उनका कंट्रोल रहता है, उनके बिना उस सिस्टम के बिना हम जो है वो कहीं नहीं पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और हमारे ट्रांजेक्शन कह सकते हैं नहीं हो पाते, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीडीसी के आने से एक फायदा ये होगा कि जैसे भारत आज जो है दूसरे देशों के साथ, जैसे रशिया के साथ हम रुपये और रूबल में व्यापार कर रहे हैं, सीबीडीसी के आने से एक फायदा ये होगा कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो डॉलर का डोमिनेंस है, उसका जो प्रभुत्व बना हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं उसको खतरा है। सीबीडीसी जो है आज आगे आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है वो सभी देशों के लिए, कि अगर हम इस सिस्टम पे पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एडॉप्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से उसको स्वीकार कर लेते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इससे लोग अपनी जो इनकम है उनको छुपा नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है भारत को रेवेन्यू का फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स के नेट में आ जाएंगे और सरकार को इससे फायदा होगा। तो मैंने संक्षेप में आपको जो है जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी इससे संबंधित वो मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।